क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम और इसका नेचर ही बहुत ही जनरल है। आपको विश्व भर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 17-18 घंटे पॉसिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं उतना देना चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक पढ़ा नहीं है। मैंने इकोनॉमी के लिए मैं मेनली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने बुक नहीं पढ़ी है कोई, एनवायरनमेंट की भी न्यूज़ आ जाती हैं न्यूज़पेपर। और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हैं, लगभग सभी एनसीईआरटी पढ़ी हैं। और उसके अलावा कोई हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम यूपीएससी भवन है और एक बार इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। और आज हम सर से बहुत इंटरव्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से दिल्ली से ही MBBS किया है और उसके बाद मैं अभी राजस्थान सरकार में मेडिकल ऑफिसर हूँ और साथ में ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। सर, जैसा कि आपने बताया कि तीसरा इंटरव्यू है, तो आपको फर्स्ट टाइम जैसे इंटरव्यू दिया था और अब तीसरी बार इंटरव्यू दिया, उसमें क्या फ़र्क लगा उसमें? पहली बार में और अभी तीसरी बार में फ़र्क ये लगता है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। पहले इंटरव्यू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो तीसरी बार आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं पैनल मेंबर से उनके। और उसके अलावा थोड़ा जो कंटेंट डेवलपमेंट होता है इंटरव्यू में और एक स्टाइल होता है कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, उसमें भी फ़र्क आया है। सर, अभी आज जैसा कि आज सुबह मॉर्निंग में आपकी शिफ्टिंग 9 बजे समथिंग आप एंट्री हुए यहाँ से, तो उस टाइम आपको किस प्रकार फील हो रहा था? आपकी धड़कनें क्या बढ़ रही थी या फिर बराबर थी? क्या आपको क्या लग रहा था उस टाइम? हाँ, एंट्री जब करते हैं यहाँ पर मेन गेट पर भी और वहाँ पैनल में जो है बोर्ड मेंबर उनके ऑफिस में भी जब एंट्री करते हैं तो धड़कनें तो बढ़ती हैं, क्योंकि वो एक लास्ट फेज़ है पूरी एग्ज़ाम का और बहुत इम्पोर्टेंट है वो, तो धड़कनें तो बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करते रहो, थोड़ी गहरी सांसें लेते रहो तो कंट्रोल हो जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि तीसरा इंटरव्यू, लेकिन लगातार इतनी अथक प्रयास के बाद में आप देते जा रहे हो इंटरव्यू, सिलेक्शन नहीं होता जा रहा है। आखिर आपके अंदर क्या कमियां रहेगी जिसके कारण नहीं हो रहा है? कमियां तो अगर मैं अभी देखूं पिछले 4 अटैम्प्ट, तो इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रहे हैं। इंटरव्यू में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो इस बार मैंने किया है। उसके अलावा अगर मैं जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो वहां पर एथिक्स में और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है मेरे इंडिविजुअल के केस में, तो जनरल स्टडीज़ में भी फिर और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो तो फिर इंटरव्यू की टेंशन भी नहीं रहेगी। सर, आपका मीडियम कौन सा है? मेरा इंग्लिश मीडियम ही है। वैसे एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश मीडियम है और इस बार मैंने इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया है। वो सिलेक्शन वाले बता रहे थे कि इन्होंने लेखन इंग्लिश में किया और इंटरव्यू हिंदी में दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए, ज़्यादातर आजकल करिकुलम है, कोई भी ग्रेजुएशन का करिकुलम देख लीजिए, वो इंग्लिश में ही होते हैं या फिर उन्होंने इंग्लिश पढ़ा होता है। और लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो एक कम्युनिकेशन होता है, वो करिकुलम में नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन होता है जो कि पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। पब्लिक स्पीकिंग में आप अपने आप को कितना अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं वह डिपेंड करता है आपकी भाषा पे। और अगर इंग्लिश भाषा में आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कन्वर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑप्शन हिंदी ही बचता है, क्योंकि हिंदी अपनी मदर टंग भी रहती है। जी सर। और उसमें वार्तालाप करने में बहुत सहज होते हैं और अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है इंटरव्यू में बात करने में हिंदी में, इसलिए वो बदलते हैं। मेरा भी यही कारण है। सर, इंटरव्यू में शुरुआती क्वेश्चन किस प्रकार के किए गए आपसे? इंटरव्यू में शुरुआती क्वेश्चन मेरे मेडिकल बैकग्राउंड से थे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसी आधार पे उन्होंने पूछा कि अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं राजस्थान की, भारत की। और उसके अलावा उन्होंने मेरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है मेरा, तो उसके बारे में पूछा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके बारे में पूछा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ट्राइब्स के बारे में पूछा, ज़्यादातर यही था। सर, जैसा कि आपने बताया आप अभी डॉक्टर हो, तो फिर आपको सिविल सेवा एग्ज़ाम की तरफ इधर जाना किन्होंने मोटिवेट किया? एक्चुअली सिविल सेवा की तरफ तो मोटिवेशन मेरे छोटे भाई की तरफ से आया शुरुआत में, तो वो भी डॉक्टर है, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है।
और फिर उसके बाद मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी मैंने देखा, और ज़्यादा रूबरू हुआ मैं लोगों से, लोगों की समस्याओं से, स्वास्थ्य समस्याओं से, तो वहाँ से भी मेरे को मोटिवेशन मिला। सर बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 12th में है, देन उसके बाद कॉलेज में है, तो इसकी सर सिविल्स व एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर कब से अपने को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, अगर आपने प्लान बना ही लिया है तो उसी समय से शुरू कर देना चाहिए सिविल सेवा की तैयारी। लेकिन ये मान लीजिए कि 1 साल तो सिलेबस पढ़ने में लगता है और 1 साल पूरा एग्ज़ाम निकालने में लग जाता है, 3 स्टेज होते हैं, तो जितना जल्दी शुरू कर दें आप और अच्छा है। यहाँ पे दिल्ली में तो देखने को मिलता है कि फर्स्ट ईयर में भी लोग पढ़ने लग जाते हैं, तो 3 साल ग्रेजुएशन की वो बढ़िया पढ़ाई करते हैं और फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं आसानी से। सर अभी जैसे कि जो इंटरव्यू दे के अभी स्टूडेंट्स यहाँ आए पूछ रहे हैं कि सर आप एनसीईआरटी किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार पढ़नी चाहिए, उनके नोट्स किस प्रकार बनाते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि शुरुआत एनसीईआरटी से करें, और एनसीईआरटी में भी 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी से शुरू करें, 6ठी 7वीं का ज़रूरत नहीं होता है। वहाँ से समझने के बाद आप मेन बुक्स पे आ जाइए, और मेन बुक से आने के बाद अगर आपको कोचिंग लेना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अगर किसी की गाइडेंस लेते रहेंगे समय समय पर, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रास्ते से ना भटक जाएं, आप कहीं वो चीज़ें ना पढ़ने लग जाएं जो आपको पढ़नी ही नहीं है, और आप वो चीज़ें ना छोड़ दें जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस हिसाब से आप किताबों का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ में आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी करते रहिएगा, और प्रीलिम्स का जब मौका आए तब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी कीजिएगा। लिखने का जो डर है सबसे बड़ा बच्चों में, वह डर निकलना चाहिए, और वह डर पहले महीने में निकल जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। तो मेंस के आप बहुत सारे टेस्ट लिख दीजिए, कोई कमी नहीं है टेस्ट की मार्केट में, 20 टेस्ट, 30 टेस्ट, और ऑप्शनल के भी 10-15 टेस्ट लिखिए। सर आपने बताया आपने 3 बार इंटरव्यू दे दिया, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इंटरव्यू, तो उनको किन किन गलतियों से बचना चाहिए? फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि घबराना नहीं है इंटरव्यू के दौरान, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, क्योंकि ओल्ड एज मेंबर होते हैं यहाँ पे पैनल में, आराम से बोलना है, और घबराहट में क्या कन्वर्सेशन अच्छा नहीं हो पाता है, उस चीज़ से बचें। और दूसरा, अपना आपने जो भी आपको आता है, आपको पूरा आता है या नहीं आता है, उसको आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखें वहाँ पर, और अगर नहीं आता है तो आप साफ साफ मना कर दें, इधर उधर की बातें ना करें। तो बोर्ड, अगर आप साफ साफ मना करते हैं तो बोर्ड आप उस बात को बहुत अच्छे से मानता है, बजाय कि आप इधर उधर की बातें करने लग जाएं। सर कल एक इंटरव्यू लिया था सर, उन्होंने बताया कि उनका एंथ्रोपोलॉजी, हाँ जी सर, तो फिर उनको उससे रिलेटेड नहीं, उनको हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा गए, तो क्या सर ऐसा भी होता है इंटरव्यू में? देखिए, क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम और इसका नेचर ही बहुत ही जनरल है, आपको विश्व भर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे, तो ऐसे में घबराना नहीं होता है। आप बहुत ही सहज तरीके से कहें कि क्षमा चाहूँगा श्रीमान, नहीं आता है, या फिर सॉरी सर, नॉलेज इस बारे में जानकारी नहीं है। और इस बारे में आप ज़बरदस्ती जानकारी निकालने की कोशिश भी मत कीजिएगा, कि मैं उससे ये झलकेगा कि आप उस क्षेत्र में जानते ही नहीं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं, और जबकि आप एंथ्रोपोलॉजी के हैं और हिंदी साहित्य के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये नॉर्मल बात है। तो इस हिसाब से आप मना कर सकते हैं, यदि जानकारी है तो आप हाँ बता सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उस क्षेत्र में मत जाइएगा। सर इंटरव्यू में कोई ऊट पटांग क्वेश्चन किए गए आपसे? कोई ऊट पटांग नहीं, ये ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन यहाँ मेन पैनल में नहीं होते हैं, जो बाहर बातें करते हैं लोग कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ में भी कई बार ऊट पटांग क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ थोड़ा सीरियस माहौल है, सिंसियर माहौल है। सर अभी आपकी टाइम टेबल, इस जर्नी के दौरान आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे? इस जर्नी के दौरान मेरा टाइम टेबल तो मेनली ड्यूटी का है, मॉर्निंग में तो ड्यूटी रहते हैं, उसके बाद में अगर आपके दिन भर में 5-7 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि मेरा तो अभी तीसरा चौथा अटैम्प्ट है, तो इस हिसाब से मेरे 5-7 घंटे कुछ के शुरुआती में अटैम्प्ट्स हैं, पहले शुरुआत में, तो आपको कम से कम 10 घंटे निकालने चाहिए पढ़ाई के लिए, तब जाके एक बढ़िया रिजल्ट बनता है। तो मेरा ये रूटीन रहता है, ड्यूटी करता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ बचे हुए समय में। सर आप बोले ड्यूटी भी करते हो, साथ में पढ़ाई भी करते हो, तो बोलते हैं यूपीएससी के लिए 17-18 घंटे भी देने पड़ते हैं, क्या ये सही बात है?
देखिए, अगर शुरुआत में जब आपने पढ़ना ही शुरू किया है तो आप शुरुआत की 1 साल तो ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। 17-18 घंटे पॉसिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा समय दे सकते हैं उतना देना चाहिए। फिर जब एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो जाती है, उसके बाद में आप समय को बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से डिवाइड कीजिए और अपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। सर अभी बात करते हैं बुक लिस्ट की। सर आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी? बुक लिस्ट में यूँ कहें तो लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक पढ़ा नहीं है। मैंने इकोनॉमी के लिए मैं मेनली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने बुक नहीं पढ़ी है कोई। एनवायरनमेंट की भी न्यूज़ आ जाती हैं न्यूज़पेपर। और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हैं, लगभग सभी एनसीईआरटी पढ़ी हैं। और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक बुक हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ, और कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ता हूँ मैं। हाँ, लेकिन साथ में करंट अफेयर मैगज़ीन भी पढ़ना ज़रूरी होता है, वो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट की एक मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। और आप ये सब जब पढ़ते हैं तो उन सब चीज़ों को जोड़कर पढ़ें। करंट अफेयर से जो पढ़ा है तो वो पॉलिटी में क्या मतलब है उसका, इकोनॉमी में क्या मतलब है, एनवायरनमेंट में क्या मतलब है, सब चीज़ें जोड़कर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, सर न्यूज़पेपर को किस प्रकार पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर को पढ़ने के काफ़ी तरीके हैं अलग अलग। एक पेपर में कम से कम आप 2 घंटे दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर आपको एक ही दिन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। आपका करंट अफेयर भी सॉल्व हो जाता है उससे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आपको कम से कम 2 घंटे दे सकते हैं। 2 घंटा मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है ये 2 घंटा। साथ में आप नोट्स भी बनाइए न्यूज़पेपर के, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम का समय आएगा तब आपको रिवीजन करने में दिक्कतें होंगी। सर अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, आपकी व्यक्तिगत राय? मेरी व्यक्तिगत राय इस एग्ज़ाम के प्रति यह है कि आप ये मानकर चलिए कि समय लग सकता है, 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट लग सकते हैं। उस हिसाब से आपको शुरुआती समय से ही अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो जैसे लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो लोगों के कमर का दर्द होने लगता है, गर्दन का दर्द होने लगता है। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए। ये सब आप करते हैं तो आपका वर्किंग आवर्स जो सिटिंग आवर्स है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप, मैं ये कहूँगा कि आप किसी की एक की गाइडेंस लेते रहें। आपके सीनियर हैं या फिर आपके टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग ही जाइए, लेकिन आप किसी एक आदमी को पकड़ लीजिए जो कि आपको गाइड करता रहेगा और एग्ज़ाम के जो प्रोटोकॉल है उससे भटकने नहीं देगा। सर आशा करते हैं कि आपका अच्छी रैंक के साथ चयन हो, और आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार।